हाय गाइस, तो आज हम लोग जानेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल और एओपी, बीओआई, एचयूएफ उन सभी के बारे में। तो एक चैप्टर है रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो सबसे पहले जानते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि कोई इंसान रेसिडेंट है या नॉट रेसिडेंट है। तो अगर कोई भी कंडीशन हम लोग को पता करना है तो उसके लिए हम लोग दो बेसिक कंडीशन देखेंगे, और वो दो बेसिक कंडीशन है ये, यहाँ देखिए, इधर इधर ये देखिए। इंडिविजुअल जो है वो पिछले साल रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज़्यादा रहना चाहिए। मान के चलिए आपका जो है वो 2022-23 में आप इंडिया में रह रहे हैं, कितना दिन, 183 दिन रह चुके हैं, और आप टैक्स देने जा रहे हैं 23-24 में, है ना। तो आपको 23-24 में टैक्स देते टाइम पूछा जाएगा कि क्या आप रेसिडेंट हैं या नहीं। तो आपको जो है वो चेक करना होगा कि आप पिछले साल 183 दिन रहे हैं या इससे भी ज़्यादा दिन रहे हैं। तो अगर आपका आंसर है यस, तो आप रेसिडेंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? रेसिडेंट। उसके बाद आपसे दूसरा कंडीशन पूछा जाएगा। अगर आप मान के चलिए 182 दिन नहीं रहे हैं तो आपसे ये कंडीशन पूछा जाएगा कि आप पिछले साल 60 दिन रहे हैं। अगर आपका आंसर है यस, तो एक और चीज़ पूछा जाएगा कि क्या आप पिछले 4 साल में जोड़ के 365 दिन रहे हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए यस, तब जाके आप जो है रेसिडेंट कहलाइएगा। तो ये दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आप फुलफिल करेंगे तो क्या आप बन जाइएगा? रेसिडेंट बन जाइएगा। रेसिडेंट बन जाइएगा। और अगर आपने ये फुलफिल नहीं किया तो आप क्या बन जाइएगा? नॉन रेसिडेंट बन जाइएगा। उसके बाद अगर आप रेसिडेंट बन जाते हैं तो फर्दर दो कंडीशन हमें चेक करना होता है। वो है, एक यहाँ देखिए, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन नंबर 1 बोलता है कि आप पिछले 7 साल में 730 दिन से ज़्यादा रहे होने चाहिए। कितना? 730 दिन से ज़्यादा। ठीक है, इससे ज़्यादा रहिएगा तो आप क्या बन जाइएगा? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट। उसके बाद यहाँ देखिए, अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो फिर पूछा जाएगा क्या आप पिछले 2 साल में, कोई भी पिछले साल, मतलब पिछले 10 साल में से किसी भी 2 साल में आप रेसिडेंट का स्टेटस लिए थे। तो आपका आंसर होगा यस, तो आप बन जाइएगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और इन दोनों में से कोई भी कंडीशन, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आपने फुलफिल नहीं किया तो आप बन जाइएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। अब इसके आगे हम क्या करते हैं कि इसका ये करने का फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं, तो अगर आप ये इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको पता है पूरा जितना भी इनकम आप इंडिया के अंदर कमाइएगा और जितना भी इनकम आप फॉरेन के अंदर कमाइएगा उन सभी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आप भारत का नागरिक हैं और ऑर्डिनरली नागरिक हैं, यानी कि आमतौर पर भारत में रहते हैं, तो आपको इंडिया के इनकम में भी टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप विदेश में कोई पैसा कमाए हैं तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिया के इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, बट आपको फॉरेन का इनकम पे भी टैक्स देना पड़ेगा। अगर शर्त है कि अगर आप फॉरेन में बिजनेस कर रहे होंगे या फिर फॉरेन में आप कोई प्रोफेशन चला रहे होंगे, जैसे कि लॉयर का प्रोफेशन हो गया, डॉक्टर का प्रोफेशन हो गया, अगर आप इस पे ये करते होंगे या फिर आप बिजनेस करते होंगे जिसका कंट्रोल इंडिया में हो, तब आपको जो है वो इस पे भी टैक्स देना पड़ेगा और इंडियन इनकम पे भी टैक्स देना पड़ेगा, और जनरली जो है वो फॉरेन इनकम पे नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हैं तो आपको क्या करना होगा? तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, कि एक इंसान जो है, यानी कि एक आप और मैं, हर्ष, उत्कर्ष, राम, लखन, कोई भी इंसान जो है वो अपना रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों पता करेगा। तो आपको फ़ायदा पता चल गया, नुकसान पता चल गया। अब आइए देखते हैं कि कोई भी कंपनी जो है वो क्यों और कैसे पता करेगी अपना रेसिडेंशियल स्टेटस। तो चलिए देखते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी को पता करने के लिए अगर वो इंडियन कंपनी है, जैसे इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वो हमेशा जो है वो रेसिडेंट रहेगी। अगर वो फॉरेन की कंपनी है तो वो रेसिडेंट्स तब रहेगी जब उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, POEM का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जिसका मतलब होता है कि कंपनी में जो भी डिसीजन लेना होगा, बड़ा बड़ा डिसीजन, जैसे कंपनी को कुछ खरीदना है, कोई बहुत बड़ा चेंज करना है कंपनी में, उसका ऑब्जेक्ट क्लाउज चेंज करना है, तो उसको जो है डिसीजन कौन लेता है? अगर वो इंडिया का रेसिडेंशियल आदमी लेता है तो वो हो गया इंडियन कंपनी। और अगर वो नॉन रेसिडेंट्स लेता है, मतलब कि उसका जो भी डिसीजन है, मेन डिसीजन
वो अगर कोई इंडिया का बंदा नहीं लेता है तो वो हो जाएगा नॉन रेसिडेंट्स कंपनी, ठीक है। अगर आपको किसी फर्म का एओपी का एओपी का फुल फॉर्म होता है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और बीओआई का, ये भी क्या हो गया, बीओआई मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इनका अगर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना है तो आप देखेंगे क्या कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में है पार्टली या होली, अगर यस तो रेसिडेंट बन जाएगा, और नहीं है तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। तो आपने देखा कितना आसान है। और अभी थोड़ा देर पहले मैं आपको बता रहा था कि हमको क्यों ज़रूरी है कि टोटल इनकम का स्कोप पता करना, तो इसलिए ताकि हम लोग अगर आरओआर हैं तो इंडिया में इनकम जो भी कमाएंगे वो टैक्सेबल होगा, आरओआर है, आरएनओआर है तो भी टैक्सेबल होगा, और नॉन रेसिडेंट है तो भी टैक्सेबल होगा। और अगर फॉरेन इनकम कोई भी कमाते हैं तो आरओआर के लिए, आरओआर का मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, तो टैक्सेबल होगा। और आरएनओआर है तो तभी टैक्सेबल होगा जब फॉरेन इनकम कंट्रोल इन इंडिया है और फॉरेन का प्रोफेशन जो इनकम आ रहा है वो सेटअप इंडिया में है। और अगर नॉन रेसिडेंट है तो वो नॉन टैक्सेबल हो गया। तो ये हो गया रेसिडेंट्स और उसका स्कोप ऑफ टोटल इनकम। थैंक यू गाइस, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए फॉर मोर नॉलेजफुल कंटेंट।